Assalamu alaikum, dear students. Myself Ishfaq sir, and I am your educator at Sky Classes Parepura. बेटा आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो प्रेपरेशन इस वक्त बोर्ड्स के लिए स्पेशली चल रही है बेटा, वो इस वक्त पीक पे होगी बेटा। और इसी सिलसिले में, इसी मरहले में वंस अगेन मैं आपके सामने हूँ। मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो आपके बोर्ड्स के रिलेटेड बेटा इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो आज हम वंस अगेन डिस्कस करने आए हैं। हमारा जो एक ही मकसद है बेटा, वो है कि जो आपकी प्रेपरेशन है, उस प्रेपरेशन को हमने बूस्ट करना है, उसको हमने एक्सेल करना है टूवर्ड्स परफेक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर आए ही है, ये जो ORCC प्रोग्राम हमने लाया है बेटा, SK क्लासेस ने लाया है बेटा, वो है आपकी जो प्रेपरेशन है उस पे चार चांद लगाने हैं बेटा। जो बेटा आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा आज का यूनिट रहेगा बेटा, वो रहेगा ओवर एनवायरनमेंट। इस ओवर एनवायरनमेंट के जो आपने देखा ही होगा सिलेबस पे ओनली देयर आर 5 मार्क्स, यानी कि हमने सिर्फ इसको डील करना है 5 मार्क्स के लिए बेटा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पिक किए हैं बेटा, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई होप कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और एक्टिवली जो मैं यहाँ पर नोट डाउन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करूँगा बेटा, आप भी उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए कि कंटेंट क्या रहने वाला है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन, फूड वेब क्या है, वेस्ट क्या होता है, और हम देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन और जो ओजोन वो क्या होता है बेटा। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर बेटा दिया गया है वो है व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि इसका मतलब है बेटा इकोसिस्टम क्या होता है। ये इकोसिस्टम अगर है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये किन चीजों का बना हुआ है बेटा। लेकिन इससे कंपोनेंट से पहले हमने समझना है बेटा ये इकोसिस्टम है क्या बेटा, ये इकोसिस्टम है क्या बेटा। अगर आप बेटा इस डायग्राम को देखोगे या इस वाली डायग्राम को देखोगे बेटा, इस पिक्चर पे जब आप फोकस करते हो बेटा, आप एक प्लांट को देखते हो। इस प्लांट के आसपास आप बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हो, यहां पर देखते हो, यहां पर सन, यहां पर रेनफॉल, यहां पर वाटर, बहुत कुछ दिखेगा आपको। लेकिन आपको यह क्लियर नहीं होगा बेटा कि यह है क्या एक्चुअल में। बेटा मैं आपको सिंपल बताने वाला हूं, आप अपने आप को ले लो, मैं अपने आप को लेता हूं। आपने कभी देखा है जो हमारा फूड है, क्या हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं? क्या हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं? बेशक है। क्यों? क्योंकि हम तो हीटेरोट्रॉप्स है बेटा, हम अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, हम अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बेटा। तो दैट इज वाई बेटा वी आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। इसी तरह अगर आप इस प्लांट को देखोगे बेटा, ये जब अपना फूड बनाता है, इसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है बेटा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, इसको वाटर की जरूरत भी पड़ती है फूड सिंथेसाइज करने के लिए बेटा। ये अगर आप देखोगे बेटा, ये कहां से मिलती है ये सनलाइट, इसको बाहर से एटमॉस्फेयर से बेटा। दूसरी तरफ देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको कहां से, एनवायरनमेंट से मिलता है। और इसको जो वाटर है बेटा, ये भी इसको एनवायरनमेंट से मिलता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर आपको एक और इमेज में, इसी इमेज में दिखेगा, ये जो प्लांट है बेटा, इस पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डियर है बेटा, ये यहां पर कुछ बर्ड्स है बेटा, जो बर्ड्स इसके फ्रूट्स पे जिंदा रहते हैं, और ये जो डियर है इसके लीव्स पे बेटा या ग्रास पे बेटा। तो कहने का मतलब यह हुआ बेटा, यहां पर
जो ये इकोसिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम है बेटा जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं बेटा। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं बेटा ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इंटरैक्ट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स बेटा। जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको आप गौर से देखो। क्या आप देखते नहीं हो कि ये जो हमारे प्लांट्स है या हम हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारा है जिसमें सनलाइट है बेटा, जिसमें वाटर है, रेनफॉल है, जिसमें पीएच है, सॉइल है, पीएच है बेटा, वो हम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देम, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देम बेटा। तो दैट इज वाई हम कहते हैं यहां पर कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट फूड के लिए हो सकते हैं या किसी और रीजन के लिए, लेकिन डिपेंडेंस जरूरी होती है। इतना ही नहीं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट एक इकोसिस्टम एक एनवायरनमेंट में होता है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स, उस नॉन लिविंग फैक्टर्स में अगर हम देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसमें हमारा वेदर, जिसमें हमारा टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर क्या होता है, या तो हॉट हो सकता है या तो कोल्ड हो सकता है, वो हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। अब विंटर्स आने वाले हैं, ये विंटर्स क्या होते हैं, कोल्ड। इस कोल्ड की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना लाइफस्टाइल, हमें अपनी ड्रेसिंग चेंज करना पड़ती है बेटा। जब विंटर्स चले जाते हैं तो आता है स्प्रिंग के बाद समर में जैसी टेम्परेचर रेज होता है तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। इसी तरह से ईच एंड एवरी एनवायरमेंटल फैक्टर बेटा हमें इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरी तरह जब हम देखते हैं लिविंग थिंग्स, मैं डिपेंडेंट हूं प्लांट्स पे, प्लांट एनवायरनमेंट पे। प्लांट्स को अगर यहां पर रूट्स देखोगे बेटा, यहां पर बहुत सारे माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उनको मिलता है बेटा फूड, उनको मिलता है शेल्टर, लेकिन प्लांट को वो माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं बेटा, क्योंकि प्लांट खुद नाइट्रोजन नहीं फिक्स कर सकता है, उसके लिए यहां पर इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट जो होता है, इस लिविंग कंपोनेंट को ही हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ये बायोटिक और लिविंग बींग्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ये आपस में डिपेंडेंस शो करते हैं। नॉट ओनली दिस बट ये डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट या इन पे इन्फ्लुएंस होता है इसके जो एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अभी देखेंगे हम, लेकिन वो भी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा। और सच ए सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम बेटा। ये जो इकोसिस्टम की, ये जो वर्ड इकोसिस्टम है बेटा, इसको कॉइन किया था, इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था A.G. टैंसले। A.G. टैंसले वो साइंटिस्ट, वो इकोलॉजिस्ट था बेटा जिसने इस टर्म को कॉइन किया। कॉइन का मतलब होता है बेटा पहली बार दिया, लिखा कहीं पर, उसको बोलते हैं हम बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमने दो चीज की बात की, हमने बात की बेटा कंपोनेंट्स की। जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा, मैंने पहले ही बोला एक इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वो दो तरह के, एक होता है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, या इसी को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल फैक्टर्स और फिजिकल एनवायरनमेंट और फैक्टर्स बोलते हैं आप।
अब इस एबायोटिक वाले में कौन कौन सी एग्जाम्पल है, आ जाओ उसको देखते हैं हम। पहला जो होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स बेटा, इस क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सबसे पहला जो आता है वो टेम्परेचर हो गया बेटा। टेम्परेचर के बाद अगर हम देखेंगे बेटा, लाइट भी तो है, रेनफॉल भी बेटा, इसी रेनफॉल को तो हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं बेटा, एटसेट्रा लिख लो बेटा। क्यों? क्योंकि विंड भी है और भी है बेटा। इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपका टेम्परेचर हो गया बेटा, और लाइट एंड रेनफॉल, ये हो गए क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा जिनको हम सॉइल फैक्टर्स बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स, इन एडाफिक फैक्टर्स में देखने को मिलेगा बेटा आपको सबसे पहला सॉइल में किस तरह के न्यूट्रेंट्स है बेटा। न्यूट्रेंट्स, इस सॉइल का पीएच क्या है बेटा, इस सॉइल का पोर साइज क्या है बेटा, पोर साइज एटसेट्रा। यानी कि जितने भी सॉइल के रिलेटेड बेटा होते हैं उसमें क्या देखने को मिले, सॉइल में, इस सॉइल इसमें किस तरह की न्यूट्रेंट्स है बेटा, ये सॉइल इसका पीएच क्या है, क्या ये सॉइल एसिडिक है या ये बेसिक है बेटा। तो ये डिपेंड करता है सॉइल और एडाफिक फैक्टर्स पे बेटा। अब दूसरी तरह बेटा जब हम देखते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जियोग्राफिकल, और जिनको हम बोलते हैं जो हमारी जो विंड्स, जो हमारी ये होता है बेटा, इनको बोलते हैं माउंटेन्स, वो भी तो एक फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं जियोग्राफिक फैक्टर्स। और टोपोलॉजिकल फैक्टर्स वो भी आते हैं इसी एबायोटिक फैक्टर में। ये एबायोटिक फैक्टर वही फैक्टर है बेटा जो नॉन लिविंग है, फिजिकल है, लेकिन ये लिविंग बीइंग के लाइफ पे, उनके सर्वाइवल पे बहुत सारा इफेक्ट करते हैं। इस इकोसिस्टम को क्या करते हैं, इस पे इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरी तरह जब हम बात करते हैं बेटा, दूसरा जो फैक्टर है बेटा दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, ये बायोटिक कंपोनेंट ही होता है बेटा लिविंग बीइंग्स, या लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बायोटिक कंपोनेंट ही कहलाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी बायोटिक कंपोनेंट को जब हम देखते हैं बेटा, इसमें बहुत सारे टाइप के लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लिविंग बीइंग जो हमें देखने को मिलता है बेटा, अगर हम इस बायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स बेटा, यहां पर मैं आपको बताता चला जाऊं, मैं इस बायोटिक कंपोनेंट को लिखते लिखते आपको ट्रॉपिक लेवल के साथ इसको रिलेट करने वाला हूं। सर ये ट्रॉपिक लेवल क्या होती है, इसको भी देखते हैं। ट्रॉपिक लेवल आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं पर लिखा होगा, ट्रॉपिक लेवल इसका कंसेप्ट बेटा। ये ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, एक जो फूड चेन, ये फूड चेन क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे। उस फूड चेन का जो एक स्टेज होता है या एक स्टेप होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल बेटा। उस ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, एक होता है अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन बेटा। अभी हम समझेंगे मैं क्या बता रहा हूं आपको बेटा। सबसे पहली बात जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं बायोटिक कंपोनेंट में, वो होता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, इन्हीं प्रोड्यूसर्स को आपने लिखा होगा ऑटोट्रॉफ्स बेटा, ऑटोट्रॉफ्स। और याद रखना बेटा, इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स को हम बोलते हैं प्राइमरी, सॉरी बेटा इसी को लिखते हैं हम बेटा, यहां पर ट्रॉपिक लेवल में जब हम लिखते हैं इसको, पहला इसी ट्रॉपिक लेवल में लिखते हैं हम इनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल याद रखना बेटा।
ये जो प्रोड्यूसर्स की बात हमने बेटा यहां पर की, ये जो प्रोड्यूसर्स ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं बेटा जो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। बस उनको एनवायरमेंट, मैंने पहले ही बोला, उनको अपने आसपास, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास से कुछ ही चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वाटर, और उनको चाहे एटमॉस्फेयर से सनलाइट, और वो क्या करते हैं बेटा, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। और इन्हीं को तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। बहुत सारी एग्जांपल्स आपने देखी होगी। फॉर एग्जांपल आपने प्लांट्स के बारे में देखा होगा, आपने देखा होगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स, आपने एल्गा के बारे में सुना होगा बेटा। ये सब के सब जो बेटा है ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स ही कहलाता है पोस्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर आप इन प्रोड्यूसर्स को देखोगे बेटा, इसमें प्लांट भी आता है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन भी आता है, इसमें एल्गा भी आते हैं। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें एक ही चीज कॉमन है, वह है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों, कौन सा मोड ऑफ? ये ऑटोट्रॉफस है, और यही ऑटोट्रॉफस बनाते हैं बेटा पोस्ट ट्रॉपिक लेवल। पोस्ट ट्रॉपिक लेवल बनाया किसने? इन्हीं ऑटोट्रॉफस ने बनाया बेटा पोस्ट ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बेटा? ये होता है अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सिमिलर है। अदरवाइज बेटा ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्पीशीज से, लेकिन स्टिल हमने इनको एक ही ट्रॉपिक लेवल पे रखा है। दूसरा जो बेटा होता है जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं बेटा? ये वो लिविंग बीइंग्स होते हैं बेटा जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि बेटा ये अपना फूड कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं प्लांट्स और प्लांट पॉट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। देखो बेटा इस कंज्यूमर्स में बहुत सारी होते हैं। जो एक पहला होता है बेटा उसको बोलते हैं हम हर्बीवोर, और हर्बीवोर को ही बोलते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, याद रखना बेटा। बेटा ये जो कंज्यूमर जो मैंने बोला कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं बेटा, लेकिन इनमें जो पहला एग्जांपल हमने पहला टाइप देख रहे हैं बेटा वो है हर्बीवोर। सर ये हर्बीवोर होता कौन है? ये प्लांट्स को खाता है बेटा, डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है बेटा। इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए बेटा वो इसको सिर्फ और सिर्फ प्लांट से मिल सकती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स कहलाते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। और याद रखना बेटा ये होती है सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। पहली ट्रॉपिक लेवल कौन? प्रोड्यूसर्स ने बनाई। सेकंड में कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में कौन? हर्बीवोर। हर्बीवोर होता कौन है बेटा? वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं बेटा डायरेक्टली, उनको बोलते हैं हम हर्बीवोर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा, काउ इसकी एग्जाम्पल, गोट इसमें एग्जाम्पल, इसमें डियर की एग्जाम्पल बेटा, इसमें ग्रास होपर की एग्जाम्पल बेटा, याद रखना बेटा। और याद रखो बेटा जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं यानी कि जो हर्बीवोर होते हैं वही सेकंड ट्रॉपिक लेवल कहलाता है बेटा। और दूसरा जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो होता है, हर्बीवोर के बाद आता है कार्निवोर। कार्निवोर। लेकिन बेटा कार्निवोर में भी दो तरह के कार्निवोर होते हैं। एक होता है स्मॉल कार्निवोर, एक होता है स्मॉल कार्निवोर। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो गया फॉक्स, फ्रॉग, ये सब बेटा, ये छोटे छोटे कार्निवोर जो होते हैं इनको लिखते हैं हम बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो एक और टाइप होता है जिसमें लार्ज, बड़े बड़े
कार्निवोरस होते हैं बेटा, कार्निवोरस, उनको बोलते हैं हम बेटा लार्ज कार्निवोरस, या इन्हीं को बोलते हैं बेटा टर्शरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। और इसमें आता है बेटा लॉइन, इसी में आता है टाइगर बेटा। और याद रखना बेटा, जो ये स्मॉल कार्निवोर होता है बेटा, जो स्मॉल, जिसको हमने सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम दिया बेटा, ये बनाता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और जो हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर होता है बेटा, ये हमारा बनाता है थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बेटा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो बेटा ये देखा हमने कि जो बायोटिक कंपोनेंट ये होता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स। एक और आता है बेटा, एक और आता है बेटा जिसको हम लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं बेटा ओमनिवोर, ओमनिवोर। ये ओमनिवोर होता क्या है बेटा, अपने आप को ले लो, क्या आप प्लांट को भी नहीं खाते हो? आप प्लांट को भी, आप एनिमल को भी, किसी भी चीज को खा जाते हो बेटा। तो इसी को तो ओमनिवोर कहते हैं बेटा, जो प्लांट पे भी फीड करता है एज वेल एज एनिमल पे भी फीड करता है बेटा, एनिमल पे भी फीड करता है। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो एक और एग्जांपल इसमें है क्रो बेटा। तो ये सभी हो गए ओमनिवोर। ओमनिवोर होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जो सभी पे फीड करता है। फीड किस पे करता है बेटा? ये प्लांट पे, प्लांट पार्ट्स पे फीड कर सकता है, ये एनिमल पे, एनिमल प्रोडक्ट्स पे फीड करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एंड क्रो बेटा। ये हो गया बेटा हमारा बायोटिक कंपोनेंट। लेकिन एक और पॉइंट याद रखना बेटा जो इंपॉर्टेंट कहने वाला है, वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, इन्हीं डिकम्पोजर्स को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स बेटा, या तो हम इन्हीं को बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स, डेट्राइटिवोर्स, डेट्राइटिवोर्स। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये एक और कंपोनेंट, ये एक और टाइप ऑफ लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट्स और डेट्राइटिवोर्स। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या काम होता है बेटा? ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक मैटर पे, ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बेटा, जो ये प्लांट पॉट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट्स होते हैं, या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बेटा, या ह्यूमन बॉडी आफ्टर डेथ बेटा, ये जब जैसे ही सॉइल में, सॉइल के कांटेक्ट में या सॉइल के अंदर चली जाती हैं बेटा, बताओ मुझे बेटा, इसके साथ वहां पर होता क्या है? इस बॉडी के साथ, इस प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट बॉडी के साथ या एनिमल बॉडी के साथ, आफ्टर इट इज डेथ और आफ्टर प्लांट पार्ट जब जैसे ही फॉल होता है, लीव्स जैसे ही फॉल श्रेड हो जाते हैं बेटा, इनके साथ क्या हो जाता है? इनके साथ होता है एक प्रोसेस, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में होता क्या है बेटा? जो ये डेड पार्ट होता है, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉप्स और डेट्राइटिवोर्स बेटा। ये इस डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। याद रखना बेटा, ये क्या काम करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे पास होता है बेटा, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट।
ये होता है बेटा काम डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स, क्या आपको बेटा लगता है कि ये जो हमारा एनवायरमेंट है, ये जो हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हम गंद मचा देते हैं, लेकिन ये डिकम्पोजर्स देखो बेटा नेचर की तरह से, अल्लाह की तरफ से हमारे इस एनवायरमेंट को, इस इकोसिस्टम को बेटा साफ रखने का काम करते हैं। ये उन्हीं वेस्ट्स पे, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स बेटा होते हैं, उन पे फीड करके उनको डिकम्पोज करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। और याद रखना बेटा, ये सॉइल में क्या रिलीज करते हैं? न्यूट्रेंट्स और मिनरल्स। बेटा आप यहां पर देखो कि ये सॉइल में मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को रिलीज करते हैं बेटा। सॉइल में मिनरल्स, यानी कि जब सॉइल में मिनरल्स आएंगे बेटा तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जब उसमें बेटा न्यूट्रेंट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तभी तो एक प्लांट उन न्यूट्रेंट्स को यूटिलाइज करेगा, उनको यूज करके बेटा ग्रो करेगा। अच्छा, मतलब उसका जो फ्रूट होगा बेटा, उसका जो फल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो डिपेंड करता है इस पे। क्या बेटा आपको लग रहा है ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये सॉइल को वही मिनरल्स रिटर्न करते हैं जो सॉइल से हमने लाए थे। मैंने पहले ही बोला था सिस्टम में होता ही यही है कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में इंटरेक्शंस होती है, डिपेंडेंसी देखने को मिलती है बेटा। तो डिकम्पोजर्स का यही काम है, ये हमारे इस एनवायरमेंट को, इस इकोसिस्टम को, इस आसपास को बेटा साफ रखने का काम करते हैं। इस न्यूट्रेंट साइकिलिंग में काम करते हैं बेटा। न्यूट्रेंट साइकिलिंग, या जिसको मिनरल साइकिलिंग भी लिखते हो बेटा आप, मिनरल साइकिलिंग। दूसरी तरह सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? क्योंकि ये उसमें मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इनऑर्गेनिक जो हमारे पास होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स बेटा होते हैं, वो रिलीज करते हैं। रिलीज कहां से? इसी ऑर्गेनिक पार्ट से बेटा। इनमें ऐसा क्या है बेटा कि ये कर पाते हैं? इनके पास एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो इस ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका रोल जो बेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर इसमें एग्जाम्पल तो बता बेटा। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, और इसमें हमारे पास जो फंजाई होता है बेटा, वो भी इसी में आता है बेटा। ये इसकी एग्जाम्पल्स हो गए डिकम्पोजर्स की। तो बेटा इस तरह से आपका एनवायरमेंट कंप्लीट हो गया, आपका ट्रॉपिक लेवल कंप्लीट हो गया। अगर हम अपने स्लाइड्स पे जहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था हमने इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद इसके कंपोनेंट्स बेटा। अब देखो हमने ये डिस्कस करने के बाद ये रहा आपको इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका आंसर बेटा, जो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फूड चेन और फूड वेब क्या होता है बेटा। क्या आपने देखा अभी जब हम ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल जा रहे थे, मैंने वहां पर आपको बताया था बेटा, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल थी जिसको हमने प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स का नाम दिया था बेटा, वो पहले फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करने के बाद उनको खाते हैं कौन? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं स्मॉल कार्निवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स को खाते थे लार्ज कार्निवोर्स। क्या आपको नहीं लग रहा है बेटा, एक ट्रॉपिक लेवल के लिविंग बीइंग्स, एक ट्रॉपिक लेवल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं बेटा। उन पे उनको क्या चाहिए? फीड क्यों करना है? बिकॉज न्यूट्रेंट्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट? लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा। तो बेटा जब हम यहां पर बात करते हैं, मैं कहता हूं आपको ट्रॉपिक लेवल में जो पहली ट्रॉपिक लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे फीड करता है हर्बीवोर, हर्बीवोर पे स्मॉल कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर पे टॉप कार्निवोर, जिसको हम बोलते हैं बेटा लार्ज कार्निवोर्स। तो इसी तरह देखो बेटा, यहां पर फोकस करो, ये तो प्लांट है, इस प्लांट पे डियर फीड करती हैं, यानी कि ये प्लांट है, इस प्लांट को खाया किसने? डियर ने। इस डियर को खाता है टाइगर बेटा।
सर क्यों खाता है? एक ही बात है यहां पर, एक ही पॉइंट, फॉर न्यूट्रिशन। वाई न्यूट्रिशन इज सो इंपॉर्टेंट? लाइफ प्रोसेस में जाके देखो। लेकिन यहां पर बेटो देखो कि यह पर एक लिविंग बीइंग को या एक ट्रॉपिक लेवल जिसको हम कहते हैं बेटा पोस्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको हम देंगे नाम सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इसको नाम देंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। यहां पर एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म्स को दूसरे ट्रॉपिक लेवल और दूसरे के तीसरा वाला जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसके इंडिविजुअल्स उनको पे फीड करते हैं बेटा। और देखो बेटा यहां पर एक अरेंजमेंट देखने को मिलती है, दैट इज चेन लाइक, एक स्ट्रेट लाइन में देखो बेटा इसको। क्या ये एक लीनियर चेन नहीं है जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स देखने को मिलते हैं, बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स? और यही तो है डेफिनेशन फूड चेन का बेटा। फूड चेन में क्या होता है? चेन ऑफ लिविंग बीइंग्स और चेन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, जहां पर एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल के इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनिज्म्स को बेटा फीड करता है, उन पे प्रे, उनको खाता है बेटा, ताकि उसको न्यूट्रिशन, ताकि उसको एनर्जी मिले। तो यही तो हो गया बेटा, इसी को बोलते हैं हम फूड चेन। दूसरी तरह देखो बेटा, ये देखो, ये है कोई ग्रास, यहां पर इसको इस पे फीड करता है ग्रास होपर बेटा, इस ग्रास होपर पे फीड करता है फ्रॉग बेटा, इस फ्रॉग पे फीड करता है बेटा स्नैक, और इस स्नैक को खाने वाला ईगल है बेटा। देखो चेन बन रही है बेटा, यहां पर एक चेन स्टेप बाय स्टेप बन रही है, और इसी चेन को लीनियर फॉर्म को, ये अनब्रांचड होती है बेटा, इसमें कोई ब्रांच देखने को नहीं मिलते। इट इज स्ट्रेट एंड लीनियर बेटा, जहां पर एक ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाले खाते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल वालों को तीसरे वाले खाते हैं बेटा, और सच टाइप ऑफ लीनियर चेन इज कॉल्ड एज फूड चेन बेटा। दूसरी तरफ देखो बेटा, यहां पर इस एग्जाम्पल को देखो, यहां पर ये ग्रास है बेटा, और ये ग्रास क्या है बेटा? ये प्रोड्यूसर हो गया। इस प्रोड्यूसर पे फीड करता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यहां पर कौन है बेटा? ये एक रैबिट है बेटा। इस रैबिट ने जैसी प्लांट पॉट्स पे फीड किया, यानी कि ये होगी बेटा, ये होगी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये होगी सेकंड बेटा, ये होगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये होगी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। देखो बेटा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल फीड करता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, थर्ड करता है सेकंड पे, फोर्थ करता है थर्ड पे बेटा। क्यों? क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ती है बेटा। एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? लाइफ प्रोसेस में देखो बेटा, अब यहां पर देखो एक चेन, एक सीक्वेंस बन रही है, एक लीनियर सीक्वेंस देखने को मिलती है बेटा, और इसी लीनियर स्ट्रेट चेन को बोलते हैं हम बेटा, इसी को बोलते हैं फूड चेन, इसी को बोलते हैं फूड चेन बेटा, फूड चेन। इस कंसेप्ट को फूड चेन कहते हैं बेटा। लेकिन दूसरी तरह जब आप फूड वेब के कंसेप्ट पे आओगे बेटा, यहां पर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपको यह समझने में दिक्कत होगी यहां पर कि कौन किसको खा रहा है। ये इतना कॉम्प्लेक्स, ये नेटवर्क होता है। यहां पर मल्टीपल फूड चेन्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क फॉर्म बनाते हैं या इंटरलिंक्ड होते हैं बेटा। सच टाइप ऑफ इंटरैक्शंस आर कॉल्ड एज फूड वेब बेटा। इसको फूड वेब कहते हैं, फूड वेब, इसी को बोलते हैं फूड वेब बेटा। जहां पर देखो प्रोड्यूसर्स बेटा, ये प्रोड्यूसर्स, ये एक ट्रॉपिक, फिर देखो पता नहीं चलता है कौन कितनों को खाता है। टाइगर देखो बेटा, यहां पर देखो बेटा, ये सबको खाने वाला, लेकिन यहां पर देखो प्रोड्यूसर्स पे कितने फीड करते हैं, और इस यहां पर देखो इस वाले को देखो, इसको ये भी खाता है, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि यहां पर इंटरमिंगल हो जाता है बेटा, इंटरकनेक्टेड होते हैं मल्टीपल फूड चेन्स, एंड सच टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज फूड वेब बेटा। इसको फूड वेब बोलते हैं। ये हाईली 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 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। सिंपल भी होता है लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलेगा आपको। इस वाले पर देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा आपको। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन किसको खा रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना बेटा, ये फूड चेन जो होती है ये ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती है। ज्यादातर जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो यही फूड वेब एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा बहुत सारे लिविंग बींग्स, बहुत सारों यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं बेटा। तो इसको बोलते हैं हम बेटा फूड वेब बोलते हैं बेटा।
लेकिन जब मैं आपको बता देता हूं यहां पर बेटा, फूड चेन में आपको याद रखना है, एग्जांपल्स पे फोकस करना है। एक एग्जांपल होती है यहां पर जो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन बेटा। कोई फूड चेन होती है बेटा एक्वाटिक फूड चेन, यानी कि जो पानी में एग्जिस्ट करती है बेटा। यहां पर कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पानी में कौन होता है? आपने देखा होगा कि पानी में या तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन होगा या तो एल्गी होंगे, उन पे फीड करते हैं ये देखो प्रॉन बेटा, और इस पे स्मॉल फिश, इस स्मॉल फिश पे लार्ज फिश, यानी कि इस लार्ज फिश को देखो जब इसकी डेथ होगी अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज करके वो मिनरल्स वापस रिलीज करेंगे इस एनवायरमेंट में बेटा। तो आपने बेटा फूड चेन्स के जो टाइप्स है उन पे फोकस करना है, बस फूड वेब में आपको उसकी डेफिनेशन पे फोकस करना होगा। दैट इज वाई बेटा यहां पर मैंने आपको इस फूड चेन के एग्जांपल्स को भी दिखाया है बेटा। तो यहां पर टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक होता है, एक बहुत सारे होते हैं, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड देखो यहां पर इस वाले पे फोकस करो, ये है ग्रासलैंड, ये है ग्रासलैंड, जहां पर प्रोड्यूसर ग्रास है बेटा, ग्रास। इस ग्रास पे फीड करता है ये वाला कौन है? ग्रास ओपर। इस ग्रास ओपर पे फ्रॉग, इस फ्रॉग पे स्नैक, और स्नैक पे बेटा ईगल और हॉग फीड करता है। ये है ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रासलैंड फूड चेन बेटा। और याद रखना बेटा आपने एग्जाम्पल लिखनी ही है, या तो आपसे एग्जाम्पल पूछी जाएगी जानबूझकर, 2 मार्क्स का आएगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इसका कंसेप्ट और ये हो गया आपका इसका आंसर बेटा। अब देखो ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, क्या मैंने आपको नहीं बोला ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में कि अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन। हर एक ट्रॉपिक लेवल में अरेंज होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एक जैसा होता है। यहां पर देखो जो पहली ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स जो होंगे ना वो हमेशा बॉटम पर होंगे, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे बेटा तो कोई और लिविंग बीइंग फूड बना ही नहीं सकता है। तो उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और एट द एंड होता है टर्शियरी कंज्यूमर बेटा। इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल के बाद एक और कंसेप्ट डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी हमने इसमें याद, बैक्टीरिया और फंजे। अब आ जाओ बेटा, अब एक और कंसेप्ट है वेस्ट्स का। वेस्ट, व्हाट इज वेस्ट? ये देखो वेस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है बेटा। आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में आप और मैं जो भी चीज अपने इस्तेमाल के लिए लाता है बेटा, जो भी उसमें बच जाता है वो वेस्ट ही होता है, वो हम एनवायरमेंट में फेंक देते हैं। हम इस एनवायरमेंट को आप और मैं बेटा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम बहुत सारे वेस्ट्स, आप इस वाली इमेज को देखो बेटा, इस वाली, क्या हम आप और मैं स्प्रे नहीं करते हैं पेस्टिसाइड्स का? बहुत सारे स्प्रेज करते हैं हम बेटा, केमिकल्स का स्प्रे करते हैं अपने जो हमारे ऑर्चिड्स हैं, अपने जो गार्डन हैं, बहुत सारे स्प्रे करते हैं बेटा। लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस स्प्रे में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बेटा। वो केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो इस नेचर में, जो इस एनवायरनमेंट में आने के बाद डिग्रेड नहीं होते हैं बल्कि टॉक्सिक होते हैं। भले ही वो केमिकल्स हमें आंखों से नहीं दिखे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हैजर्डस एंड डेंजरस होते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात बेटा, क्या आप इसको देख पा रहे हो? वॉशरूम में जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं बेटा तो क्या यूज करते हैं हम सोप्स का यूज, हम शैम्पूज का, हम कंडीशनर्स का, हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हैं बेटा। वो हमें लगता है कि ये हमारे फायदे के लिए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हैजर्डस होते हैं, जो जैसे ही पानी में आते हैं, पानी से बाहर चले जाते हैं, उसी पानी से किसी बड़े से वाटर बॉडी में वो क्या हो जाते हैं बेटा, जमा, एक्यूमुलेट, और वहां पर वो लिविंग बीइंग्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं बेटा।
आगे देखेंगे हम कैसे ये केमिकल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं बेटा। तो इसके बाद देखो कॉस्मेटिक्स हो या क्लीनिंग हो या बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क हो, जब भी हम घर बनाते हैं कोई और चीज कंस्ट्रक्ट, वहां से बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है बेटा जो हम कहां पर डालते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम याद रखेंगे, इस जो एनवायरमेंट हमारा था, जो नेचर ने हमें दिया था, हम उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं बाय एडिंग, बाय डिस्कॉर्डिंग जो वेस्ट होते हैं बेटा। इतना ही बेटा नहीं, हम बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल से आता है बेटा, जो हैजर्डस होता है बेटा, वो भी हम कहां पर डिस्पोज करते हैं, इसी नेचर में। और इस नेचर को हम बिगाड़ देते हैं और दैट इज व्हाई हमें देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज व्हाई हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज। ये जो ड्रास्टिक चेंजेस है बेटा, ये आप और मेरी वजह से हैं। तो वेस्ट होता क्या है बेटा? अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, वेस्ट यही होता है बेटा जो हम यूज करते हैं, हमारे जो प्राइमरी यूज होता है, आफ्टर उसके बाद जो भी रिमेनिंग होता है बेटा, वो तो वेस्ट ही होता है। अब वेस्ट दो तरह का हो सकता है बेटा, या तो बायोडिग्रेडेबल या तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जब हम वेस्ट की बात करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, जो बेटा वेस्ट होगा या तो ये बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है बेटा, जैसे ही हमने इसको बाहर फेंका, यहां पर डिकम्पोजर्स आएंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे बेटा, यानी कि इसको खत्म करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा कि इससे हमारे एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बेटा। और लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि इसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर सकते हैं। क्या आपने एग्जाम्पल याद नहीं रखी बेटा? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आता है हमारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा, जो एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर में कौन सा वेस्ट बेटा? एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो प्लांट बेस्ड होगा, केमिकल्स का नहीं, पॉलिथीन का नहीं, प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लांट बेस कर रहा हूं बेटा। मैं हॉर्टिकल्चर में, जैसी अभी एप्पल सीजन खत्म होगा बेटा, प्रूनिंग, जो प्रूनिंग होती है, वहां से जो लीव्स मिलती हैं उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन वो है तो एग्रीकल्चर वेस्ट, लेकिन है बायोडिग्रेडेबल। दूसरी तरह बेटा, जो आपके पास किचन में वेस्ट होता है, किचन का वेस्ट, किचन वेस्ट, किचन वेस्ट में कौन सा वेस्ट है? स्पेशली वेजिटेबल्स बेटा, वेजिटेबल वेस्ट बेटा जो होगा, या जो हमारे पास डिफरेंट वेस्ट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पेपर वेस्ट होता है बेटा, पेपर वेस्ट, ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल है। ये ऐसे वेस्ट है जैसे ही हम इनको बाहर फेंकेंगे, वहां डिकम्पोजर्स आएंगे, वो इनको डिकम्पोज करेंगे और इनको एक खत्म कर देंगे और वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे भी वेस्ट होते हैं जिनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं बेटा। एक ऐसा वेस्ट जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, नॉट डिकम्पोज्ड और डिग्रेडेड, डिकम्पोज्ड। जब डिकम्पोज नहीं होगा, अब मसला यहां पर क्यों नहीं है? डिकम्पोजर्स हैं बेटा बाहर, लेकिन डिकम्पोजर्स बेटा इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको एंजाइम्स नहीं है, उनके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो होता क्या है? ये क्रिएट करते हैं बेटा पोल्यूशन, पोल्यूशन करते हैं बेटा। पोल्यूशन में क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो सकता है बेटा, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, या वाटर पोल्यूशन हो सकता है बेटा। यानी कि जैसे हम इसको बाहर फेंकते हैं, ये लैंड को क्या करते हैं बेटा? उसकी जो क्वालिटी होती है उसको कम करते हैं बेटा। वाटर को क्या बनाते हैं? अनप्लीजेंट बनाते हैं हमारे लिए। जैसे एयर में चले जाते हैं, एयर की क्वालिटी को गिरा देते हैं और इसी को बोलते हैं पोल्यूशन बेटा। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है बेटा। इस नॉन बायोडिग्रेडेबल में अगर एग्जाम्पल देखोगे बेटा, प्लास्टिक्स जो हम यूज करते हैं बेटा, इसमें हम पॉलिथीन का यूज करते हैं बेटा, पॉलिथीन, पॉलिथीन का यूज, हम मेटल्स का यूज करते हैं बेटा। जो मेटल्स क्या होते हैं बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अब यहां पर मसला है बेटा, क्या हम इस वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको हम मैनेज तो कर सकते हैं? हाँ, हम इसको मैनेज कर सकते हैं बेटा, मैनेज तो कर सकते हैं,
मैनेज कर सकते हैं। पहली बात, हम लैंड फिल कर सकते हैं, लैंड फिलिंग, लैंडफिल, यानी कि जो हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है वेस्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं सॉइल में, डंप इन सॉइल, सॉइल में हम इसको डंप कर सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं बेटा, रिसाइकल। हम जो ये मेटल्स है, ये जो गिलास है, ये जो प्लास्टिक है बेटा, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं और नए से कोई और सा डिफरेंट थिंग बना सकते हैं बेटा। हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम जो हमारे पास ये होता है, इसको बोलते हैं इंसिनरेशन बेटे। ये इंसिनरेशन क्या होता है बेटा, ये जो इंसिनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बेटा जला देते हैं, बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर्स। टेम्परेचर 1000 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है बेटा, 1000 डिग्री, वहां पर बर्न करते हैं ताकि इसका जो वॉल्यूम है, जो ये स्पेस ले रहा था, ये कम हो जाए, रिड्यूस होके ये किस में चला जाए, एशेज में कन्वर्ट हो जाए। इसको बोलते हैं इंसिनरेशन बेटा। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम कंपोस्ट बना सकते हैं बेटा, कंपोस्ट। ये कंपोस्ट क्या होता है बेटा, जो भी आपके पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल हो गया या घर में जो भी आपको वेस्ट मिलता है बेटा, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड वेस्ट बेटा, उसको क्या करते हैं हम किसी जगह जमा करते हैं ताकि वो वहां पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, मैन्योर, यानी कि जो एक मैन्योर होता है बेटा, मैन्योर में, यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर जो होता है, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे बेटा, उसमें कन्वर्ट होता है बेटा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाली टर्म है इंसिनरेशन, इसको पूछा जा सकता है बेटा आपने। ये होगी इसकी डेफिनेशन डियर्स। अब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल देखो बेटा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा क्या आप डे टू डे लाइफ में नहीं देखते हो कि ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं बेटा, हम यूज कर रहे हैं, ये सब यूज करते हैं और फेंक देते हैं, ताकि इसी से हो जाता है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जब पोल्यूशन होगा तो बेटा बीमारियां ही बीमारियां जो देखने को मिलता है आज, क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इट इज बिकॉज ऑफ वी पीपल, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, होली एंड सोली, हम ही डिपेंड, हम ही करते हैं, ये सब बेटा हम करते हैं, आप और मैं। ये होगी बेटा इसकी डेफिनेशन, आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब एक और बेटा मैं बात कहने वाला हूं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये देखो, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बेटा, या इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये बायोमैग्निफिकेशन बेटा, या इसी को बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन। होता क्या है बेटा, मैंने पहले ही बोला, जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, अपने ऑर्चर्ड्स में यूज करते हैं बेटा, तो रेनफॉल होता है बेटा, वाटर वो वाटर जो होता है, या हमने क्या करते हैं बेटा, जो हमारे एग्रीकल्चर होता है बेटा, उसमें हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, वीडसाइड्स का यूज, वो उसी पानी के साथ बेटा कहां चला जाता है, या तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, या तो किसी रिवर में चला जाएगा। और वो रिवर कहां चला जाता है, बड़ी से एक वाटर बॉडी में। उस वाटर बॉडी में जैसे ही वो टॉक्सिन्स और केमिकल्स पहुंचते हैं बेटा, वो केमिकल्स वहां पर कौन होता है, वहां पर जो हमने ट्रॉपिक लेवल्स देखी, सबसे पहले वो प्रोड्यूसर्स में चला जाएगा बेटा। प्रोड्यूसर्स को कौन, उसके बाद हर्बीवोर के बाद कार्निवोर के बाद बेटा जो टॉप कार्निवोर होगा, उनमें चले जाते हैं। यानी कि जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं बेटा, ये केमिकल्स कहां चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में। उन वाटर बॉडीज में बेटा देखने को मिलेगा आपको प्रोड्यूसर्स, ये कहां चला जाएगा, प्रोड्यूसर्स में। यानी कि यहां पर जला केमिकल्स, यानी कि ये केमिकल्स है क्या बेटा, एक्चुअल में ये टॉक्सिन्स है। ये टॉक्सिन्स कहां पर चले गए बेटा, वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी से सीधे प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स पे कहां पर बेटा, हर्बीवोर में कहां से बेटा, कार्निवोर में।
अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, ये केमिकल्स हम ही यूज करते हैं बेटा एंड अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ही पहुंच जाते हैं। कैसा? यहां पर देखो, फोकस करो इस इमेज पे। यहां पर आप वाटर देख रहे हो, इस वाटर में केमिकल्स जिनको हमने रिलीज किया था, इसको इस प्रोड्यूसर ने यूज किया इस वाटर को, यानी कि इस बॉडी में जो इसमें जो डिफरेंट मिनरल्स जो टॉक्सिन्स हैं बेटा, ये किस में चले गए? इस प्रोड्यूसर में। पहले इस प्रोड्यूसर को खाया किसने? इस वाले ट्रॉपिक लेवल ने, यानी कि हर्बीवोर को खाया बेटा इसने, इसको खाया बेटा स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को बड़ी फिश ने। यानी कि देखो, ये जो बड़ी फिश होगी बेटा, ये बहुत सारी स्मॉल फिशेस को खाएगी। उन स्मॉल फिशेस में बहुत सारा क्या होगा? टॉक्सिन होगा। अल्टीमेटली इन बड़ी बड़ी फिश जो होते हैं बेटा, इनको हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं बेटा। अल्टीमेटली जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है बेटा इन केमिकल्स की, इन टॉक्सिन्स की बेटा, वो जो ऊपर वाली जो टॉप लेवल, ऊपर मोस्ट टॉप का जो ये होगा कार्निवोर बेटा, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि ह्यूमन बींग्स यहां पर देखो, इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी इस केमिकल की, इस टॉक्सिन की कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं बेटा, जब बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट आता है, हम कहते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल जो बेटा होती है, उस ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब हो जाता है टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बेटा एक ट्रॉपिक लेवल से। लेकिन याद रखना बेटा, इस ट्रॉपिक लेवल में ये इंक्रीज होता है ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल बेटा। लेकिन जो टॉप कार्निवोर होता है, जो टॉप कंज्यूमर होता है बेटा, उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है इन केमिकल्स की बेटा। और ये केमिकल्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बेटा हम में। अगर आपने एग्जाम्पल याद रखनी है बेटा, तो पहली जो एग्जाम्पल होगी वो होगी DDT। इस DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो बेटा इथेन, ये होता है इसकी फुल फॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी तरह से याद रखना बेटा, जिनको मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम्पल बिलोंग करते हैं पेस्टिसाइड से, जो आप और मैं यूज करते हैं। दूसरी है एल्ड्रिन बेटा। दूसरी तरह बेटा जो देखो, ये हेवी मेटल्स देखो बेटा, इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल आती है मर्करी की, दूसरी एग्जाम्पल आएगी लेड, और एक और एग्जांपल आती है बेटा जिसको बोलते हैं कैडमियम। ये वो केमिकल्स और हेवी मेटल्स है बेटा जो एक्यूमुलेट होते हैं। सबसे पहली बात, जो ये केमिकल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं। जैसे ही रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में, ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होते हैं। विद ईच एंड एवरी फूड चेन बेटा प्रेजेंट होंगे हर एक फूड चेन में। लेकिन फूड चेन के बाद, यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल, इनकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है। जो टॉप कंज्यूमर होता है बेटा, उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, और सच फेनोमेन इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन बेटा। ये है आपका आंसर। इसका आंसर बेटा ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप आज का लास्ट टॉपिक जो होगा बेटा, वो है ओजोन लेयर बेटा, वो है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या है बेटा? ये O3 है बेटा, यानी कि इसमें है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा आपको, ऑक्सीजन एटम। ये ओजोन है क्या बेटा? ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है बेटा। इसको कभी कभार बोलते हैं अर्थ सनस्क्रीन। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, आप और मैं बेटा, जो प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है बेटा, ये हमें किसी हार्मफुल रे से बचाता है बेटा। उस हार्मफुल रे को बोलते हैं यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में भी कौन बेटा? UVA एंड UVB एंड UVC रेज, इनसे हमें बचाता है बेटा। ये यूवी रेडिएशन आती कहां से है? ये आती है सन से। लेकिन सन से ये हमें, इंसान और हमारे बीच में एक शील्ड है बेटा, उसी शील्ड का नाम है ओजोन लेयर बेटा। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बेटा होता है, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, ये O3 कहलाता है बेटा। इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं बेटा। और याद रखना, ये होता है एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर।
ये जो स्ट्रेटोस्फीयर बेटा होता है, ये अपर मोस्ट लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। इसी एटमॉस्फेयर में इस ओजोन गैस ने एक एक थिक बनाई है, क्या ब्लैंकेट, एक शील्ड बनाया है। इस शील्ड का काम होता है इन यूवी रेज को क्या करना, रोकना बेटा। ये रोकना किस लिए रोकता है बेटा? अगर ये यूवी रेज हमें यहां पर आएगी बेटा, ये स्किन कैंसर क्रिएट कर सकती है बेटा, ये स्किन कैंसर कर सकती है बेटा, ये कर सकती है क्या बोलते हैं इसको, कैटरैक्ट बेटा, यानी कि ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकते हैं बेटा। ये फोटोसिंथेसिस जो होती है बेटा, उसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं बेटा। इन चीजों को ये इफेक्ट कर सकते हैं बेटा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा शील्ड है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसका नाम है ओजोन लेयर, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 है बेटा, जिसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन के, इसका काम होता है हमें शील्ड करना इन्हीं हार्मफुल रेज से बेटा। प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर में इंपॉर्टेंट है। और याद रखना बेटा, ये हमें प्रिवेंट करता है स्किन कैंसर से, कैटरैक्ट से बेटा। फोटोसिंथेसिस को क्या करना अच्छे से हो जाए, उसको भी बेटा ये हेल्प करता है। लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन आप और मेरा रोल आएगा यहां पर। हमने इसी ओजोन लेयर को क्या किया बेटा, डैमेज किया है। कैसे किया है डैमेज? जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं बेटा, जो हमने जेट्स बनाए हैं बेटा, रॉकेट्स बनाए हैं, उनसे एक केमिकल निकलता है बेटा जिसको बोलते हैं CFCs। इन्हीं को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेटा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं बेटा, ये इस ओजोन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसकी थिनिंग करते हैं बेटा। जब थिनिंग हो जाएगी इस ओजोन की, तो अब यही जो अभी तक ये यूवी रेज, UVB एंड UVC, ये जो इनहिबिट हो जाती है, ये जो रुक जाती थी, अब ये इसको पेंट्रेट करेंगी बेटा। पेंट्रेशन के बाद ये सीधे इस जमीन पे आ जाएंगी। जमीन पे रहते हैं लिविंग बींग्स, जमीन पे रहते हैं आप और मैं बेटा। हमें क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं बेटा। लेकिन होली एंड सोली रेस्पॉन्सिबल हम है बेटा, आप और मैं रेस्पॉन्सिबल है। हम घर में AC लगाते हैं, हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं और उनमें केमिकल यूज होता है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेटा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं बेटा। जैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीट होगा बेटा, ये डिप्लीट होने के बाद इन अल्ट्रावायलेट रेज को जो सन से आते हैं बेटा, उनको रोक नहीं पाएगा। जब ये उनको रोक नहीं पाएगा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी बेटा। तो ये है बेटा ओजोन लेयर, और इसका डिप्लीशन किस लिए, बिकॉज ऑफ CFCs। ये जो मेन कॉज को जो इसका हो जाता है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेटा। इसमें देखना याद, ये कहां से, रेफ्रिजरेटर्स, ACs, रॉकेट्स बेटा, जो हमारे पास जेट होते हैं बेटा, उनसे निकलता है, उनसे रिलीज हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा ओजोन लेयर। ये हो गया बेटा हमारा अब बेटा हम बात करने वाले हैं एक और यूनिट की, जिससे आपको मिलेंगे 3 मार्क्स ऑनली बेटा, 3 मार्क्स। तो यानी कि ये जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है बेटा, इससे हमें कोई भी लॉन्ग आंसर देखने को नहीं मिलेगा। या तो 2 मार्क्स का, या तो 3 मार्क्स का, या तो 1 मार्क, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स MCQs आएगा बेटा। इसको भी हम कुछ 2-3 कंसेप्ट्स हम यहां पर देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे बेटा हम इसी से, व्हाट इज जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स होती क्या है? जब हम इन जेनेटिक्स के साथ डील करते हैं बेटा, ये जेनेटिक्स में याद रखना दो ही चीज से डील करती हैं बेटा। एक होता है बेटा हेरिडिटी, दूसरा होता है बेटा वेरिएशन, दूसरा होता है बेटा वेरिएशन। सर ये हेरिडिटी क्या होती है बेटा? क्या बेटा आपने कभी देखा है आपकी जो बॉडी है बेटा, कोई ना कोई बॉडी का फीचर, यानी कि हेयर कलर, आई कलर, या आपका जो स्किन टोन है बेटा, आपकी जो हाइट है बेटा, या आपकी जो नाक है बेटा, या कोई और बॉडी का फीचर बेटा आपने जरूर देखा होगा, एटलीस्ट किसी ना किसी के साथ आपके पेरेंट्स में से मिलता होगा।
अगर आपके पेरेंट से नहीं मिलता होगा तो आपको जरूर ये घर वाले बोलते होंगे या नेबर्स बोलते होंगे बेटा कि आपका जो ये फीचर है ये आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट से मिलता जुलता है बेटा। इसी को बोलते हैं बेटा हेरिडिटी। सर ये हेरिडिटी होती क्या है बेटा? ये जो आपने देखा, ये जो आपने अपनी हाइट देखी, आपने आंखों का कलर देखा बेटा, आपने स्किन का जो कलर और स्किन टोन देखा बेटा, आपने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो डिफरेंट शेप्स देखे बेटा, इन्हीं को बोलते हैं हम कैरेक्टर्स। और याद रखना बेटा ये कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसमिट होते हैं बेटा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बेटा। लेकिन याद रखना बेटा ट्रांसमिट क्या हो जाता है यहां पर? कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बेटा, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जो कैरेक्टर है बेटा, ये जो आपने देखा ना डिफरेंट फीचर्स आपकी बॉडी में जो आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं बेटा, इन्हीं को तो हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन याद रखना बेटा इस कैरेक्टर को कंट्रोल एक्चुअल में कौन करता है? वो आप और मेरी सेल के अंदर बेटा है, वहां पर भी न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए में भी जो पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं हम जीन। उसी जीन की बदौलत ये कैरेक्टर होता है बेटा, और ये कैरेक्टर एक्चुअल में कंट्रोल्ड बाय जीन। हां एनवायरमेंट, जो आपका एनवायरमेंट इट आल्सो प्लेज रोल, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रोल होता है वो एक जीन का ही तो होता है बेटा। जब वो जीन अपना रोल प्ले करता है तभी तो एक कैरेक्टर होता है। और एक्चुअल में बेटा डीएनए जीन क्या होता है? ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और वही जीन आके एक्सप्रेस हो जाता है इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स। और इसी ट्रांसफर को, इसी ट्रांसमिट को बोलते हैं हेरिडिटी बेटा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आना। लेकिन ये कोई पेरेंट आपको बाय हैंड नहीं, ये एक्चुअली में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बेटा जो गैमीट्स की थ्रू आती है फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। और गैमीट के बाद बेटा ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं कि आपका ये एट्रीब्यूट, आपका जो एक कैरेक्टर है बेटा, ये इससे मिलता है, ये उससे मिलता है। एक्चुअल में जीन्स, एक्चुअली में जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेटा, एक्चुअल में डीएनए जो होता है वही ट्रांसमिट होता है। कहां? जब गैमीट देखा होगा तो वहां से ट्रांसमिट हो जाता है एक ऑफस्प्रिंग में बेटा, और इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। लेकिन दूसरी तरह बेटा मैंने बोला वेरिएशन। आपने पता है कि वेरिएशन क्या होता है बेटा? आपने देखा है अगर आपके पेरेंट्स है बेटा और आप और मैं जो है, हम में से कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता नहीं है। बहुत कम चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन ज्यादातर डिफरेंस देखने को मिलती हैं। उसी डिफरेंस को बोलते हैं हम बेटा वेरिएशन, उसी डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन देखने को कहां पर मिलते हैं बेटा? आप और मुझ में, डिफरेंट लिविंग बीइंग्स में आप और मुझ में कितनी डिफरेंस होगी? बहुत। आप और आपके पेरेंट्स में, आप और आपके जो भाई बहन हैं उनमें बहुत सारी डिफरेंसेस देखने को मिलती है। इन डिफरेंसेस को बोलते हैं बेटा वेरिएशन। और ये वेरिएशन होती है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बेटा, क्रॉसिंग ओवर। म्यूटेशन, सर ये म्यूटेशन क्या होता है बेटा? ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा? टाइम कम है बेटा, लेकिन इतना याद रखो बेटा, आगे इंशाल्लाह जब आप पढ़ोगे, आगे जाने के बाद आपको ये डील करना ही होगा। लेकिन मैं बताता चला जाऊं, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बेटा? जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, जो पेरेंट्स में गैमीट फॉर्मेशन होती है, वहां पर वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बेटा। उसी तरह से बेटा ये म्यूटेशन क्या होती है? ये म्यूटेशन होती है बेटा चेंजेस। जो हमारा डीएनए है, जो आपका और मेरा, इसमें कुछ चेंजेस आती हैं बेटा, इसमें उसी को बोलते हैं म्यूटेशंस बेटा। और दूसरा होता है क्रॉसओवर बेटा। या इसके अलावा एनवायरनमेंट बेटा, जो एनवायरनमेंट होता है ये भी अपना रोल प्ले करता है। इन फैक्टर्स की वजह से बेटा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस को बोलते हैं हम वेरिएशन। और याद रखना जेनेटिक्स वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का और लाइफ साइंस का बेटा जो दो चीज के साथ डील करेगा। एक होता है हेरिडिटी एंड सेकंड होता है बेटा वेरिएशन। ये हो गया आपको बेटा जेनेटिक्स क्लियर। ये आपके पास बेटा मिलेगा आपको
लेकिन बेटा आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, वो है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये ग्रिगोर जॉन मेंडल था कौन, इसका क्या काम था बेटा? ये जो ग्रिगोर जॉन मेंडल था बेटा, ग्रिगोर जॉन मेंडल, इसी ग्रिगोर जॉन मेंडल को बेटा लिखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोलते हैं बेटा इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स? आज आपको मैं बताता चला जाऊं कि यहां पर जो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था बेटा जिसने बोला कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर है बेटा, ये जो एट्रीब्यूट्स है बेटा, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा। He was the first person, ये पहला बंदा था जिसने इस कैरेक्टर की ट्रांसफर, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बेटा, इसके बारे में सबसे पहले बोला इसी मेंडल ने। ये मेंडल जो था बेटा, ये एक मॉन्क था, ऑस्ट्रियन मॉन्क था बेटा। लेकिन याद रखना बेटा, उसके साथ साथ इसने सबसे पहले इनिशिएट किया था एक इसका कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी बेटा, हेरिडिटी के बारे में। इतना ही नहीं बेटा, इसने जो आपके पास लॉज ऑफ जेनेटिक्स, लॉज थे बेटा, लॉज ऑफ जेनेटिक्स वो भी दिए थे। इसमें सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन बेटा याद रखना, इसने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया राइट नाउ एट ए मोमेंट, इसको लॉ नहीं कहते हैं बेटा, इसको कंसेप्ट बोलते हैं बेटा, या इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है बेटा, बहुत सारी इसमें क्या देखने को मिले, ड्रॉबैक्स है बेटा। दैट इज वाई आप इसको लॉ नहीं बेटा, इसको कंसेप्ट और हाइपोथेसिस बोलते हैं हम बेटा। दूसरा इसने दिया बेटा, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम होता है प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बेटा। और इस तीसरा जो इसने दिया बेटा, वो था बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये था, ये दैट इज वाई इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम दिया गया बेटा। सबसे पहले इसने ये बोला कि ये जो कैरेक्टर है बेटा, ये ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन बेटा याद रखना, इसके बारे में आपने आगे जाके बहुत डिटेल्ड पढ़ना होगा। यहां पर आपने देखना है कि इसने बेसिस रखी किसका, किसकी बेसिस, यानी कि जेनेटिक्स की बेसिस इसने रखी, जेनेटिक्स की बेसिस। इसने कुछ लॉज दिए बेटा। इस एक लॉ था, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को अब हम लॉ नहीं मानते हैं, इसको कंसेप्ट बोलते हैं बेटा, या हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेकिन इसने तो लॉ ही दिया था पहले। दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट बेटा, ये सबसे पहले मेंडल ने ही दिया था। मेंडल ने एक और बात बताता चला जाऊं यहां पर, मेंडल ने जिस ऑर्गेनिज्म को यूज किया था, जिस प्लांट को यूज किया था बेटा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उसका नाम है पी प्लांट। पी प्लांट को ही बेटा लिखते हैं हम पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। याद रखना बेटा, ये इसका बॉटनिकल नेम है और इसको आपने अंडरलाइन करना है हमेशा। तो ये है ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में। अब आपने देखा होगा बेटा, इस मेंडल ने एक कंसेप्ट दिया था डोमिनेंस एंड रिसेसिव का, जहां से इसने ये बोला था कि कुछ ऐसे होता है, कि कुछ ऐसे होता है बेटा। तो आ जाओ समझते हैं बेटा, इस कंसेप्ट को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें पता चलेगा बेटा कि कुछ क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है बेटा। अब यहां पर जब हम बात करते हैं बेटा, इसने दो पी प्लांट्स को चुना। एक पी प्लांट ऐसा था बेटा, जो एक पी प्लांट था बेटा, वो बहुत ही टॉल था बेटा। क्या था बेटा? टॉल, टॉल था बेटा। ये एक पेरेंट इसने चुन लिया, ये कैसा था बेटा? टॉल। दूसरी तरह इसने दूसरा पी प्लांट ले लिया बेटा, ये क्या था बेटा? ये शॉर्ट था बेटा, शॉर्ट।
याद रखना बेटा, इसी शॉर्ट को जेनेटिक्स में हम लिखते हैं डिवॉर्फ। तो मैं बता रहा हूं बेटा, इस मेंडल ने क्या किया, इसने दो पी प्लांट्स को चूज किया। एक ऐसा पी प्लांट बेटा, जो एक पी प्लांट है वो टॉल है, उसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा थी, और दूसरा जब बेटा वो छोटा सा, छोटा नहीं बट वो क्या था, शॉर्ट था, उसका साइज था बहुत कम था बेटा, और शॉर्ट को ही जेनेटिक्स में हम लिखते हैं डिवॉर्फ। ये मेंडल ने किया, और आफ्टर दैट मेंडल ने इनको क्या किया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन यहां पर जो प्लांट्स में होता है वो होता है पॉलिनेशन बेटा। इसने क्या किया, पॉलिनेट किया। यानी कि अगर हम बोलेंगे इस टाल को लिखते हैं जेनेटिक्स में बेटा कैपिटल से बेटा, याद रखना। यानी कि अगर हम देखेंगे टीटी क्या है बेटा, आप ऐसा मान के चलो ये है जीन बेटा, ये जीन है इस पी प्लांट के अंदर जो इस हाइट को, इस टॉल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा, वो है कैपिटल टी, कैपिटल टी। लेकिन दूसरी तरह बेटा जो एक स्मॉल प्लांट था, जो एक शॉर्ट प्लांट था बेटा, इसमें भी हाइट जो होती है बेटा, इसका जीन था लेकिन वो था बेटा स्मॉल टी, स्मॉल टी। स्मॉल टी बेटा रेस्पॉन्सिबल होता है इस डिवॉर्फ के लिए, और जो कैपिटल टी होता है बेटा, इसी की वजह से इस प्लांट में देखने को मिलती है बहुत ज्यादा हाइट। जब इसने क्रॉस किया इनको बेटा, तो क्रॉस से क्या होता है, यहां से भी गैमीट्स आते हैं बेटा टी, और दूसरा भी टी गैमीट मिलेगा, यहां से भी दो गैमीट्स आएंगे बेटा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये गैमीट्स बनते हैं बेटा। ये गैमीट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं बेटा, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे बेटा, और ऐसे मिलेंगे। हमें यहां पर इस तरह के इंडिविजुअल्स टी 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 टी, यानी कि इस वाली कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा, जब हमें इस वाली फॉर्म में मिलने को देखा, लेकिन इसने ये देखा इस वाले सभी जो इसके इंडिविजुअल्स बेटा, ये हो गए हमारे पेरेंट बेटा, इसको बोलते हैं पेरेंट। इनको बोला हमने गैमीट्स बोला। ये होगा गैमीट्स के बाद क्या मिलता है हमें, ये हमें मिलती है F1 जनरेशन बेटा, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी भी है, लेकिन मेंडल ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो जितने भी प्लांट्स थे, ये भी और ये भी, सब के सब क्या थे, टाल थे, टाल बेटा। लेकिन अगर आप जेनेटिक लेवल पे देखोगे, इनके अंदर देखोगे, वहां पर दोनों टी भी है, टी भी है। तो मेंडल ने बोला जो ये कैपिटल टी है, जो टाल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ये मास्क करता है, मास्क करता है किसको, मास्क करता है स्मॉल टी को। यानी कि जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आते हैं बेटा, तो वहां पर ये कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस करता है, ये लेकिन इसको क्या करता है बेटा, इसको ये एक्सप्रेस नहीं होने देता है। ये वैसी ही बात होगी बेटा, जैसे आपके क्लास में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो मैं करते हैं बेटा, हर एक काम में मैं, और दूसरों को ना वो बोलने देते हैं ना वो खेलने देते हैं। यानी कि वो जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है बेटा, इसी को बोलते हैं हम डोमिनेंट फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम डोमिनेंट। और जो मास्क हो रहा है, जिसका एक्सप्रेशन छुप रहा है, इसको बोलते हैं हम बेटा रिसेसिव। और यही तो मेंडल ने बोला बेटा, मेंडल ने भी यही बोला कि बोला दो में से एक, जो कैपिटल टी है बेटा, ये डोमिनेंट है। जब क्यों डोमिनेंट है बेटा, इसने देखा जब ये इस स्मॉल टी के साथ इस वाली फॉर्म में होता है, तो ये प्लांट टाल ही देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे इसमें वो भी डिवॉर्फ वाला पार्ट भी है, लेकिन डिवॉर्फ वाला खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, ओनली ये खुद को एक्सप्रेस करता है। तो इसने बोला ये जो कैपिटल टी है, ये इस स्मॉल टी को मास्क करता है, इसको क्या करता है, इसको छुपा लेता है, ताकि मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूं। जो खुद को एक्सप्रेस करता है बेटा, उसको हम नाम देते हैं डोमिनेंट, और दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। अब जब हमने देखा बेटा, जो हमारी F1 जनरेशन थी, उसमें हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिली बेटा।
सब के सब ऐसे थे। इसने अब क्या किया बेटा, इस F1 को क्या किया इसने बेटा, इसको क्रॉस किया बेटा, इसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर दो तरह के गैमीट्स देखने को मिलेंगे, यहां पर भी दो तरह के गैमीट्स देखने को मिलेंगे। ये गैमीट्स है बेटा। अब मुझे बताओ, अब हम ऐसे इनको बना लेंगे, इसको बोलते हैं चेकर बॉक्स बेटा। आपने ऐसे ड्रॉ करना है, यहां पर आपने ऐसे करना है। आपने यहां पर क्या बनाया बेटा, यहां पर मेल, यहां पर फीमेल, दोनों में कोई भी मेल एंड फीमेल, यहां पर कोई आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आपने ऐसे बनाना है और ऐसे बनाना है। देखो यहां पर आपने इस टी को लेना है और स्मॉल टी को, एक पेरेंट को लेना है। दूसरी यहां से आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी। बेटा आप इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, टी टी, इसको इसके साथ टी टी, अब इसको इसके साथ टी और टी, और इसको करो बेटा इसके साथ स्मॉल टी। बेटा आपको दिखने को मिलेगा यहां पर जब हमने दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया हमें मिलते हैं चार गैमीट्स, और चार गैमीट्स को जब हमने एक दूसरे के साथ फ्यूजन कराया बेटा तो हमें मिलते हैं चार इंडिविजुअल बेटा। लेकिन ये वाला जो होगा बेटा, ये वाला जो होगा और ये वाला बेटा, यानी कि ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब क्या होंगे बेटा, टॉल होंगे बेटा। ये सब के सब टॉल होंगे, यानी कि टॉल हो गए बेटा हमारे पास 3। और जो बेटा ये होगा, ये जो बेटा होगा ये हमारे पास डिवार्फ होगा, डिवार्फ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है। अगर एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट होता बेटा तो ये खुद को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन यहां पर दोनों कैपिटल स्मॉल टी है बेटा, दैट इज वाई डिवार्फ है और इसका नंबर है 1। दैट इज वाई बेटा हम बोलते हैं इसको जो फिनोटाइपिक रेशो होता है बेटा, फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1 बेटा। तो ये हो गया आपका मानो हाइब्रिड क्रॉस बेटा। मुझे मानो हाइब्रिड क्रॉस को समझाना नहीं था, बट आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है बेटा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। यहां पर देखो आंसर में बेटा मानो हाइब्रिड क्रॉस, देखो ये टॉल प्लांट, वही टॉल प्लांट जिसकी हाइट बहुत दूसरा हाइट डिवार्फ है बेटा। इन्हीं को तो हम पेरेंट्स के नाम से बेटा, यहां पर देखो कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल टी। अब गैमीट्स बन रहे हैं बेटा, ये देखो F1 जनरेशन बेटा, जिसमें मिक्स होता है कैपिटल टी भी स्मॉल टी भी बेटा। इसी कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं बेटा। और याद रखना, अब जो ये वाली जनरेशन होती है बेटा, इसको F1 जनरेशन कहते हैं। इन F1 जनरेशन को क्या करते हैं बेटा, इनको आपस में हम क्रॉस कराते हैं, इन आपस में रिप्रोड्यूस कराते हैं। इसी क्रॉस को बोलते हैं बेटा F1 सेल्फिंग बेटा। आफ्टर F1 सेल्फिंग क्या बनते हैं हमें, गैमीट्स। इन गैमीट्स को हम बॉक्स में लेते हैं बेटा, और हमें ये वाले बॉक्स देखने को मिलता है। यहां पर टॉल इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 जो बेटा होंगे, जो पहले 3 होते हैं 3 वो होते हैं टॉल, और एक होता है बेटा वो होता है डिवार्फ। और ये हो गया आपका मानो हाइब्रिड क्रॉस बेटा। अब लास्ट कंसेप्ट है बेटा, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटा, क्योंकि लिविंग बीइंग जो होते हैं इनमें देखने को मिलता है कि जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, जैसी जाइगोट बनता है, जैसी पेरेंट से गैमीट्स आते हैं वो फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं बेटा। आफ्टर जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, और इसी एम्ब्रियो में क्या होता है कि अब हमें क्या बनाना होता है फीटस में। अब ये फीटस जो है, अब ये जो बच्चा है, क्या ये मेल बनेगा या ये फीमेल बनेगा, इसको डिसाइड करना होता है। और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन में बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की, आप और मेरी बात करेंगे बेटा, तो ह्यूमन्स में क्या होता है, इनमें देखने को मिलता है क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्रोमोसोमल मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, आ जाओ इसको समझते हैं। जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, जब मैं अपनी बॉडी में एक सेल को उठाता हूं, उस सेल में होते हैं बेटा 46 क्रोमोसोम्स। सर ये क्रोमोसोम है क्या बेटा, ये क्रोमोसोम होता है डीएनए। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। इसी क्रोमोसोम क्या होता है, ये कंडेंस्ड फॉर्म, ये टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। इसी को बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और हमारी सेल्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम, या हम कहते हैं 23 पेयर्स।
बेटा इन 23 और 46 क्रोमोसोम्स में हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स बेटा, और दूसरी तरफ हमारे पास एक पेयर यानी कि दो होते हैं ऐसे जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं बेटा, या इन्हीं को हम बोलते हैं एलोसोम्स। इनका काम क्या होता है बेटा, लेकिन इससे पहले मैं बताता हूं, ये जो सेक्स क्रोमोसोम बेटा होता है ये मेल में अलग होता है और फीमेल में, हम में ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, इनमें अलग। जो मेल होता है बेटा हम में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है, वहीं पर फीमेल में बेटा एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। फीमेल को बोलते हैं बेटा होमोगैमेटिक, यानी कि इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स एक जैसी एक्स एक्स बेटा, लेकिन दूसरी तरफ मेल को देखो बेटा, इसमें एक एक्स और एक वाई होता है बेटा। यहीं से क्या स्टार्ट होता है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन का खेल स्टार्ट होता है। यही सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स होते हैं बेटा जो आप और मुझ में क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। क्या एक फीटस जो है, एक जो छोटा बच्चा है, एक जो जाइगोट है, एक जो एम्ब्रियो है, क्या वो मेल बनेगा, क्या वो फीमेल बनेगा बेटा, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे अंदर होते हैं यही सेक्स क्रोमोसोम। इनका नंबर होता है 2, यानी कि ये होते हैं एक पेयर बेटा। एक पेयर का मतलब होता है 2। आ जाओ समझते हैं क्या होता है बेटा। जब यहां पर पेरेंट होता है फादर, यहां से आप ले लो बेटा मदर को। इस फादर में बेटा देखो, याद रखना गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट फॉर्मेशन में हमें दोनों तरह से, एक पेरेंट से और दूसरे पेरेंट से, याद रखना 46 होता है बेटा डिप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर, लेकिन गैमीट जो मिलता है बेटा यहां से भी फादर से मिलते हैं हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स बेटा, 23, यानी कि फादर से हमें मिलेंगे 22 क्रोमोसोम्स बेटा, और मिलेगा एक्स या तो मिलेगा और वाई मिलेगा बेटा। दूसरी तरह जो फीमेल होगी बेटा, यहां से 22 प्लस एक्स या एक्स मिलेगा। अब देखते हैं बेटा, जब यहां से भी 23, अब होता क्या है बेटा, मैं बोलता हूं आपको, चलो आपके लिए मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। होता क्या है बेटा, इसमें जो 46 क्रोमोसोम जो यहां पर शो किए हमने, यहां पर हमने बोला, यानी कि इसका मतलब देखा बेटा 46 में बता रहा हूं मैं, ये 22 पेयर्स है, यहां पर 22 पेयर्स, और ये है 1 पेयर, याद रखना। तो 22 पेयर्स यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 44 क्रोमोसोम्स बेटा, और इसमें हमने लिखा 2 क्रोमोसोम्स। तो होगा क्या जो बेटा होगा, हमारे पास 44 क्रोमोसोम्स एक डिप्लॉयड सेल में, प्लस होता है एक्स और वाई बेटा, हो गए 46। लेकिन याद रखना बेटा, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो 22 आ जाएगा, या तो एक्स आ जाएगा, या दूसरे में जाएगा 22, या तो वाई आ जाएगा। दूसरी तरफ फीमेल जो हमारे पास है, इसमें 44 क्रोमोसोम्स, 44, 45 एंड 46 है बेटा टोटल। तो बेटा देखो होता क्या है, यहां पर भी हमें 22, लेकिन यहां पर एक्स मिलेगा, 22 प्लस एक्स मिलेगा बेटा। ये गैमीट्स है हमारे पास, ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है, ये भी गैमीट है। अब जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे बेटा, अब अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा बेटा, तो मिलेगा हमें 44 प्लस एक्स और एक्स बेटा, ये होगी बेटा फीमेल। क्यों? क्योंकि फीमेल का जो कंपोजिशन होता है बेटा वो एक्स एक्स होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम आ गए इसमें, और ये बनाएगी फीमेल बेटा। इसी को जब हम इस एक्स के साथ करेंगे बेटा, तो इसमें भी 44 और 2 एक्स आएंगी, ये भी हो जाएगी फीमेल बेटा। लेकिन जब हम इस वाली कंडीशन पे आएंगे तो यहां पर हो जाएगा 44 प्लस एक्स एंड वाई। जैसा ही जहां पर वाई आता है बेटा वो मेल बनता है। जब हम इसको इसके साथ करेंगे बेटा, तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, मेल देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली बेटा हमें यह पता चलता है, ये वाई क्रोमोसोम होता है बेटा, ये वाई क्रोमोसोम होता है, और ये एक्स क्रोमोसोम नहीं, वाई क्रोमोसोम होता है बेटा, जो डिसाइड करता है अगर वाई क्रोमोसोम मिलेगा तो मेल बनेगा, अगर एक्स क्रोमोसोम मिलेगा
बेटा तो बनती है फीमेल। इसी को बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन, और इस मोड़ा को बोलते हैं हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये देखने को मिलता है ह्यूमंस में, आप और मुझ में बेटा। और आप, ये हो गया बेटा इसका आंसर। लेकिन याद रखो बेटा, ये हो गया क्रोमोसोमल आपको जो हम में देखने को मिलता है। और याद रखना बेटा, बर्ड्स में मैंने दिया, क्या पता पूछ सकते हैं, इसको देखना आप, ये ZZZW कहां पर देखने को मिलता है, ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। याद रखना एक और इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इस एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है बेटा, यहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्टिकुलरली टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर जो होता है बेटा वो रोल प्ले करता है किसमें, एक इस सेक्स डिटर्मिनेशन में। अगर हम बात करेंगे टर्टल की, अगर हम क्रोकोडाइल की बात करेंगे बेटा, उनके जो एग्स होते हैं, उनके एग्स जो होते हैं ना बेटा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड। अगर इनको हायर टेम्परेचर दोगे बेटा तो फीमेल बेबीज बनेंगे, अगर कम टेम्परेचर मिलेगा तो मेल बनेगा बेटा। ये केस है बेटा टर्टल का। अगर क्रोकोडाइल में देखोगे, वहां पर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मेल बनेगा, कम होगा फीमेल बनेगा बेटा। ये हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड ये हो गया हमारे 2 चैप्टर्स और एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स बेटा खत्म। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा तो आप पूछेगा जरूर कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स है। और भी आपको कुछ चाहे बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।